नमस्कार दोस्तों, आज हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का जो पुराना पेपर है उसका हल करेंगे, जो कि 12 जुलाई 2014 को हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट जीके का और दूसरा पेपर होता है जो आपके सब्जेक्ट का होता है। तो इसका पहले पेपर का समय होता है 1 घंटा 30 मिनट। क्वेश्चन आते हैं 75, पूर्णांक 150 और आज हम इसका हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 मई 2014 को अमेरिकी सीनेट ने किसकी इलिनॉयस के उत्तरी जिले के संयुक्त राज्य जिला न्यायालय के संघीय न्यायालय के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है? पहला ऑप्शन है मनीष शाह, दूसरा गार्गी घोष, तीसरा सुरेश कुमार रेड्डी, चौथा सुनील सभरवाल। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1 है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, मनीष शाह है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2013 में राजस्थानी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? पहला ऑप्शन आईदान सिंह भाटी, दूसरा ऑप्शन अंबिका दत्त, तीसरा ऑप्शन दिनेश पांचाल, चौथा ऑप्शन मेजर रतन सिंह जांगिड़। तो इसका सही ऑप्शन यानी कि सही आंसर है अंबिका दत्त। अंबिका दत्त को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। प्रश्न नंबर 3, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाए? ऑप्शन नंबर 1, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। लोहे की कील का रंग सफ़ेद हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग भूरा पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर 3, लोहे की कील का रंग आसमानी है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग भूरा पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर 4, लोहे की कील का रंग अपरिवर्तित रहता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। प्रश्न नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है वह उस बल से अधिक होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर 2, वह उस बल से कम होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर 4, वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, दोनों इसके सही आंसर हैं। वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है और वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है। तो इसमें सी और डी यानी कि 3 और 4 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी बीमारी वंशागति द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन नंबर 1 गोनोरिया, ऑप्शन नंबर 2 लेप्रोसी, ऑप्शन नंबर 3 ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर 4 ल्यूकोरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ल्यूकेमिया इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो ल्यूकेमिया बीमारी वंशागति द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों में से सत्य कथन को पहचानिए। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। ऑप्शन नंबर 2, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 3, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, दोनों इसमें सही आंसर हैं।
जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में दिन का तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है। प्रश्न नंबर 7, सत्य कथन पहचानिए। एक ताप विद्युत ग्रह जिसमें कोयला ऊष्मा के स्रोत हेतु उपयोग में लिया जाता है वह उस विद्युत ग्रह है जिसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है की अपेक्षा CO2 का उत्सर्जन अधिक करता है। ताप विद्युत ग्रह जिसमें काले कोयले के स्थान पर भूरे कोयले का उपयोग CO2 के उत्सर्जन को कम करता है। ऑप्शन नंबर 3, एक ताप विद्युत ग्रह जिसमें कोयले का उपयोग किया जाता है उसकी ऊष्मा रूपांतरण दक्षता 75% के लगभग होती है। तो एक बात तो दोस्तों ये है कि किसी भी प्रकार के कोयले का अगर हम उपयोग करेंगे तो उससे CO2 का उत्सर्जन तो होना ही होना है। अगर हम गैस का उपयोग करते हैं उससे CO2 का उत्सर्जन नहीं होगा। तो हम घरों में उपयोग करते हैं गैस सिलेंडर, उससे भी CO2 का उत्सर्जन नहीं होता है। तो दूसरे और तीसरे ऑप्शन में तो गैस का नाम भी नहीं है, जबकि पहले ऑप्शन में प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है की अपेक्षा CO2 उत्सर्जन अधिक करता है बताया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है, क्योंकि प्राकृतिक गैस में किसी भी प्रकार की CO2 का उत्सर्जन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 लोग, ऑप्शन नंबर 2 नागरिकों, ऑप्शन नंबर 3 लोग एवं नागरिक दोनों का, ऑप्शन नंबर 4 न लोग और न नागरिक। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सही करने के लिए आपको पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमें याद है तो हम बोलकर देख लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो इसमें लोग और नागरिक दोनों शब्द आए हैं, हम भारत के लोग तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, लोग एवं नागरिक दोनों शब्दों का भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नांकित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के गैर सदस्य द्वारा की जाती है? यानी कि जो हमारी संसद है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंगों से मिलकर बनती है। तो इसमें से कौन सी विधायिका है लोकसभा और राज्यसभा या फिर राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा में से जिसकी अध्यक्षता वह व्यक्ति करता है जो उस सभा का या विधायिका का सदस्य नहीं है? तो लोकसभा की अध्यक्षता तो कौन करता है? स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है वो तो सांसद होता ही है। तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही राज्यसभा की अध्यक्षता करता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 356 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे उद्घोषणा के लिए लिखित में संसूचित न करे। ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4, वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं किया गया है।
तो इसमें पहला ऑप्शन पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्या है कि राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित करना है हमें। जो गलत कथन है वही हमें इंगित करना है। तो ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 356 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में संसूचित न करे। तो मंत्रिपरिषद का इसमें कोई रोल नहीं होता दोस्तों। अगर आपको बताऊं तो ये एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर देता है। इसमें किसी भी प्रकार की मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसके लिए कोई विधेयक पास करना पड़ता है। राष्ट्रपति स्वविवेक से इसे लगा सकता है राष्ट्रपति शासन को। अगर अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 कहाँ पर लगता है? अनुच्छेद 356 राज्यों में लगता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के लिए लगता है। तो इसकी पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अगर दोस्तों मैं अनुच्छेद 356 की न्यायिक पुनरावलोकन का थोड़ा और विस्तार करूं तो सार्वभौमिक बनाम भारत संघवाद 1994 में आया था। उसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया था कि राष्ट्रपति की जो ये उद्घोषणा है राष्ट्रपति शासन की, ये न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन आएगी। यानी कि 1994 से पहले तक यह न्यायिक पुनरावलोकन के अंदर नहीं आती थी। ऑप्शन नंबर 3 में है, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। ये तो आप सभी को पता है। और वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं किया गया है। तो वित्तीय आपात कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यह जारी किया जाता है और आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत एक गणराज्य है क्योंकि संसद द्विसदनात्मक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, शासकीय शक्तियां संघ एवं राज्यों के बीच बंटी हुई हैं। अगर आपसे गणराज्य का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, शाब्दिक अर्थ यानी कि एक तरह से मुझे पूछे भाई कि भारत एक गणराज्य है, तो गणराज्य है इस क्यों है गणराज्य भारत? तो इसका एक ही उत्तर हुआ, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है न कि वंशानुगत, इसलिए भारत एक गणराज्य है। बाकी ये सभी जो ऑप्शन है ये भी कंफ्यूज करने वाले हैं कि संसद द्विसदनात्मक है, संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो आप सोचेंगे कि भाई लोकतंत्र की हैं ये सभी विशेषताएं, लेकिन ये गणराज्य की विशेषता नहीं है। गणराज्य से मतलब है निर्वाचन से, और गणराज्य का मतलब है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, न कि राष्ट्रपति वंशानुगत होता है। इस प्रकार भारत एक गणराज्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नांकित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर 2 भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो ऑप्शन नंबर 1 संघ लोक सेवा आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये तीनों ही संवैधानिक निकाय हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, जबकि ऑप्शन नंबर 3 जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सिर्फ एक कानूनी निकाय है जो भारत में 12 अक्टूबर 1993 से लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 1 है अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित श्रेणी है, उत्तर
पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। पश्चिमी बालुका मैदान टेथिस सागर का अवशेष रूप है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार भाग है। तो प्रश्न क्या है, कौन सा कथन गलत है? धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत की बात आए तो उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये ऑप्शन गलत है और यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस समूह की वेधशाला का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा और बनारस। दिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 है दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन और जयपुर। ऑप्शन नंबर 4 है जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, मथुरा और आगरा। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। आगरा इसमें शामिल नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में 2 हैं, एक एमपी में है, एक दिल्ली है और एक जयपुर अपने राजस्थान में है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 15, विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश है, यानी कि विश्व की जनसंख्या का राजस्थान में कितना प्रतिशत निवास करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 1.6%, ऑप्शन नंबर 2 1.28%, ऑप्शन नंबर 3 1.1%, ऑप्शन नंबर 4 2%। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1%। 1% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है विश्व की। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा किस्में हैं? माही कंचन, माही धवल और मेघा किस्में किसकी किस्में हैं? ऑप्शन नंबर 1 मक्का की, ऑप्शन नंबर 2 चना की, ऑप्शन नंबर 3 गेहूँ, ऑप्शन नंबर 4 चावल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मक्का की किस्में हैं। ये तीनों ही मक्का की किस्में हैं। अगला प्रश्न नंबर 17, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है खुशीखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, बहरोड, कुकस। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही हैं। खुशीखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना ये प्रथम चरण में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। जिसमें शिक्षण का सत्तावादी स्तर की बात करें तो जिसमें शिक्षक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है वो शिक्षण का सत्तावादी स्तर होता है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर 2 शिशु केंद्रित, ऑप्शन नंबर 3 प्रधानाध्यापक केंद्रित, ऑप्शन नंबर 4 अनुभव आधारित। तो इसका सही आंसर है शिक्षक केंद्रित। शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित है। प्राचीन समय में यही स्तर प्रचलित था भारत में, और वर्तमान की बात करें तो शिशु केंद्रित स्तर है विद्यालयों में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, यानी एक को छोड़कर कौन कौन से होते हैं? इन 4 ऑप्शनों में एक को छोड़कर। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक होते हैं श्योर। स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति, जो उस जिस क्षेत्र में स्कूल है उस वार्ड का निर्वाचित व्यक्ति होता है इसका सदस्य। 3 नंबर है शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री इसमें शामिल नहीं होता है।
और 4 नंबर स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव में जहां स्कूल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही हैं, जबकि शिक्षा मंत्री गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा मंत्री इसमें शामिल नहीं होता है। स्कूल प्रबंध समिति, अगर आपसे SDMC शब्द आ जाए, SDMC स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, इसको इंग्लिश में कहेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, NUEPA मुख्य रूप से संबंधित है शिक्षक पर्यवेक्षण, दूसरा ऑप्शन शैक्षिक संगठन, तीसरा ऑप्शन शैक्षिक योजना, चौथा ऑप्शन शैक्षिक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होगा शैक्षिक योजना। शैक्षिक योजना इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय है। यशपाल समिति रिपोर्ट का विषय है। तो यशपाल समिति रिपोर्ट का पहला ऑप्शन है शिक्षक शिक्षा में ICT, बिना बोझ के सीखना। ऑप्शन नंबर 3, प्रसारण के माध्यम से सीखना। ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बिना बोझ के सीखना। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित की गई? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन बिहार, चौथा ऑप्शन राजस्थान। तो कहाँ की गई? राजस्थान में की गई। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23, DISE का पूर्ण रूप है। DISI का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशनल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? बुनियादी शिक्षा की बात करने वाले कौन थे? तो सब पहले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित करने वाले। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25, सर्व शिक्षा अभियान SSA एक व्यापक कार्यक्रम है। कार्यक्रम के तहत क्या प्राप्त करना चाहता है? यानी कि SSA का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक साक्षरता, दूसरा ऑप्शन है सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण शिक्षा, और 4 नंबर का ऑप्शन है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। तो इसमें सही आंसर है 4 नंबर सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। तो आज के लिए 25 प्रश्न ही हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो मैं दूसरे पार्ट में आपको 25-25 प्रश्न करके 3 पार्ट में पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।